हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी प्रवीण गुलचा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रायपुर। नवंबर 23 का सीए इंटर का रिजल्ट आया। उसमें हमारे यहाँ से अनीशा शाह, इन्होंने इंटरमीडिएट लॉ जैसे सब्जेक्ट में 78 मार्क्स स्कोर किए। थ्योरी में 78 मार्क्स स्कोर करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आज हम अनीता के जो मार्क्स हैं 78 मार्क्स, उसका रीज़न जानते हैं कि उन्होंने क्या, उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही। तो अनीशा, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले बेटा आपको। थैंक यू सो मच। थ्योरी सब्जेक्ट में 78 स्कोर करना मतलब इट्स लाइक प्रैक्टिकल में आपने 90 स्कोर कर लिया। तो बेटा एक एक करके कुछ सवालों का आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहले ये बताइए कि जब स्टूडेंट लॉ पढ़ता है तो क्लास के दौरान उसको किस बातों को ध्यान रखना चाहिए? सर, जब एक स्टूडेंट लॉ पढ़ रहा है तो सबसे पहले उसको टीचर्स पे बहुत भरोसा होना चाहिए और अपनी हाइलाइटर और पेन सब साथ में होनी चाहिए कि हर एक वर्ड का मीनिंग वो लिखे, वर्ड्स हाईलाइट करे जो कीवर्ड्स है, क्योंकि एग्जाम में हमें हर चीज़ नहीं लिखनी होती, कीवर्ड्स के मार्क्स होते हैं। तो वो कीवर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए और एक साइड ब्लैंक और वैसा पेज अगर है तो फिर नोट्स बनाने चाहिए, वरना कॉपीज़ में नोट्स बनाने चाहिए। और शाम को जाके उसको रिवाइज एक बार ज़रूर करना चाहिए। ओके, मतलब जो भी क्लास में हुआ है उसको कंपलसरी रिवीजन करें। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आप बोध ग्रुप की स्टूडेंट थी यस सर। और इंटरमीडिएट में आपके समय में 8 सब्जेक्ट थे, जबकि अब सब्जेक्ट हो गए 6, यस सर। और आपकी क्लासेस का टाइमिंग था सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, Yes, ये sir. टाइमिंग था। तो उसके बाद घर जाके रिवाइज करना बहुत समय तो नहीं मिलता होगा। No, तो sir. लगभग लॉ में आप कितना टाइम देते थे डेली रिवीजन के लिए? सर, डेली रिवीजन के लिए मैं 10 to 15 मिनट्स ही दिया करती थी लॉ के रिवीजन के लिए, जैसा आप बोलते थे। ओके, यस सर। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कई बार स्टूडेंट को क्या लगता है कि आधा घंटा देना पड़ेगा तब होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 10 से 15 मिनट, और याद नहीं करना है, 10 से 15 मिनट केवल आप पन्ने भी पलट लोगे ना तो ऐसे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि आपने कंसिस्टेंसी फॉलो किया होगा, रोज करते होंगे आप। यस सर, मैं रोज़ करती थी। अच्छा बेटा, ये बताओ, जैसे आप अपने यहाँ क्लास में जब भी आज हमने कुछ पढ़ा है तो कल हम ओरल टेस्ट लेते हैं, Yes, तो उसका कुछ फायदा मिला क्या आपको? सर, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला मुझे, क्योंकि जो चीज़ मैं कभी जैसे आंसर नहीं कर पाई तो वो चीज़ एग्ज़ाम में अगर आती है तो वो मुझे एकदम से याद आता है कि मैंने इस चीज़ का आंसर नहीं किया था, इसका आंसर ये है, सर ने मुझे बताया था या मेरी किसी फ्रेंड ने आंसर किया था। तो सर, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर आप उससे आंसर नहीं कर पा रहे तो उससे डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। हमेशा उससे मोटिवेशन होना चाहिए कि आगे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा। ओके। अच्छा, एक्सेल में वीकली टेस्ट होते हैं, यस सर। तो वीकली टेस्ट का आपको लगता है कुछ इम्पोर्टेंस होता है? और आपकी जर्नी में वीकली टेस्ट ने क्या इम्पोर्टेंस, आपको क्या महसूस है, वीकली टेस्ट का क्या बेनिफिट मिला हाँ आपको? जी सर, मैंने एक भी वीकली टेस्ट नहीं छोड़ा है आज तक कभी भी, और वीकली टेस्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होता है रिटन प्रैक्टिस करने का। तो जो वीकली टेस्ट है वो एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है कि हम उसमें प्रैक्टिस कर सकें। तो वो एक साथ, वो जैसे एक एग्ज़ाम्स होती है उसी पैटर्न में हमारी एग्ज़ाम्स होती है वीकली टेस्ट। तो उसी पैटर्न में हम लिखते हैं नोट्स, पहले हेडिंग लिखते हैं, फिर सेक्शन की हेडिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद लॉ लिखते हैं, फिर आंसर लिखते हैं, कंक्लूजन। तो वो बहुत प्रैक्टिस होती है उससे, रिटन प्रैक्टिस की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, मतलब कुल मिला के वीकली टेस्ट के द्वारा, क्योंकि बोध ग्रुप में इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता हाँ है जी सर। कि वीकली टेस्ट के द्वारा उनकी प्रैक्टिस अपने आप होते रहती है, वो भी एक जी प्रैक्टिस सर। ही एक तरीके से। हाँ जी सर। अच्छा। अगर हम जैसे खुद से घर पे लिख रहे हैं तो हम पर क्वेश्चन पर डे लिखेंगे, बट वीकली टेस्ट में हम 5-6 क्वेश्चन एक साथ अपीयर करते हैं, तो हमें हमारी Exactly. स्पीड पता चलती है। एक बार स्क्रैच से स्टार्ट करना ओके होता है कि हम स्टार्टिंग में फ़ास्ट लिख लेते हैं, बट 5-6 क्वेश्चन एक साथ फ़ास्ट लिखना बहुत ज़रूरी ओके, है, वरना करेक्ट। पेपर कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत आती है। ओके। अच्छा बेटा, ये बताओ, कई लोग को ये लगता है कि सेक्शन नंबर का बहुत इम्पोर्टेंट याद नहीं रहता, उसका कितना इम्पोर्टेंस है, या जो टाइम लिमिट्स होती है उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं 30 दिन है, कहीं 1 महीना है, कहीं यस 3 सर। महीना है। तो सेक्शन नंबर और टाइम लिमिट, इनको कैसे मैनेज किया जाए? सर, मैंने सेक्शन नंबर याद करने में कभी भी एफ़र्ट नहीं डाला, वो आपकी बुक के एंडिंग में सेक्शन समरी दी हुई थी, मैं सिर्फ उसी को एग्ज़ाम के थोड़ी देर पहले देख के गई थी। और जो टाइम लिमिट्स है उसमें मैंने हर एक चैप्टर के एंडिंग में टाइम लिमिट्स का एक चार्ट बना लिया था कि हर ये सेक्शन में ये टाइम लिमिट्स है, और उसको भी रिवाइज़ करने से वो याद हो जाता है। अच्छा, मतलब सेक्शन नंबर अगर याद नहीं हो पा रहा है तो कोई बहुत लोड लेने की आवश्यकता नहीं नो है? सर। सर, मैंने मतलब कोट नहीं किए थे अच्छा, क्वेश्चन, कोट नहीं किए। मैंने बहुत लिमिटेड आंसर्स में कोट किया था। ओके, तो मतलब ये हो गया कि सेक्शन नंबर अगर याद नहीं हो रहा है किसी को तो लोड लेने की आवश्यकता नहीं, नो बिल्कुल। सर, नॉट एट ऑल। तो मेन चीज
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी देखा जाए तो। यस सर, आपको मतलब लॉ अच्छे से आना चाहिए, उसका कंक्लूजन प्रॉपरली आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जैसे कई लोग को ये लगता है, ये डर रहता है कि लॉ हमको याद नहीं होता, तो क्या लॉ सही में याद करना पड़ता है कि रटना पड़ता है नो क्या? सर मेरी मतलब मुझे भी मेमोरी मेरी बहुत वीक है, मुझे कुछ भी चीज़ जल्दी याद नहीं होती है। तो बट वो एग्ज़ाम में याद आता है, अगर आपने क्लास में ध्यान से सुनना है, उसको एक बार रिवाइज़ किया है, तो वो एग्ज़ाम में याद आता है। वो क्वेश्चन पढ़ते ही क्लिक करते हैं। आप हमने वीकली टेस्ट में आप जैसे जो चैप्टर्स पहले पढ़ा चुके, जो एक बार आ चुके हैं, वो भी आता है एग्ज़ाम्स में। तो उसकी वजह से मोस्टली हर एक क्वेश्चन कवर हो जाता है और कोई भी चीज़ आउट ऑफ द सिलेबस आता ही नहीं है। तो वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं याद। मतलब ऐसा कुछ रटने की आवश्यकता नो नहीं है। सर। अच्छा ये बताओ, जैसे अब कई लोग के मन में क्या चल रहा होगा कि 78 मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं, तो थ्योरी में एक ऐसा लगता है स्टूडेंट को कि क्या पूरे में पूरा मिलता है, 5 आउट ऑफ 5 मिलता है कि 5 आउट ऑफ 2 या 3 मिलता है। जैसे आपको 78 मार्क मिले, तो ओवरऑल आपका जो पेपर था, कितने मार्क्स का ऐसा था जो आपने बहुत अच्छा बनाया, कितने ऐसे थे जो एवरेज था, कुछ ऐसा भी होगा जो आपको नहीं भी आता होगा पर कुछ भी हाँ आपने जी लिख सर। दिया, तो कैसा ब्रेकअप है इसका? सर लाइक 40 मार्क का जो पेपर था वो मुझे पूरा आता था कि मुझे सेक्शन भी याद है, लॉ भी याद है, आंसर भी पता है। तो फिर वो तो मैंने बहुत अच्छे से सबसे पहले अपीयर किया था। उसके बाद जो 40 मार्क का पेपर था वो ऐसा था कि 70% आता है मुझे। तो फिर मैंने उसको अपीयर किया जिसमें मुझे सेक्शंस वगैरह याद नहीं थे, और फिर एकदम एंडिंग में जो मुझे ढंग से नहीं आता था, फिर उसको मैंने अपीयर किया था, जिसमें लाइक 40-50% आंसर पता हो, मुझे कंक्लूजन पता हो, लॉ प्रॉपर्ली याद नहीं है, तो वैसे अपीयर किया ओके, था। मतलब देखो बेटा, आप जो बता रहे हो ना, उससे ये बात पक्की है कि अगर आपने सेक्शन कोट नहीं भी किए और लॉ रटा नहीं भी है, उसके बावजूद भी कई ऐसे क्वेश्चन हुए होंगे जिसमें आपको फुल मिला होगा, 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 4, तभी जाके इतने अच्छे मार्क्स मिले आपको। यस सर। ठीक है, मतलब कुल मिला के ऐसा लगता है कि जो बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में मार्क्स स्कोर करके अभी के टाइम में स्कोर करके आए, तो उनके ऊपर हम लोग फेथ कर सकते हैं, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यस सर। अच्छा बेटा ये बताओ, ये तो क्लास के दौरान की बात होगी, अब जो पीएल लगता है, तो पीएल में आपने लॉ को कितना रिवाइज किया? सर मैंने एक ही टाइम पढ़ा था लॉ को, बट मैंने कंसिस्टेंसी रखी थी और मैंने पूरा 1 मंथ पूरे लॉ को रिवाइज किया था मॉर्निंग के आवर्स में। अच्छा, कोई भी 3 घंटे 4 घंटे निकाल के? सर 2 घंटे। 2 घंटे केवल? यस सर। केवल 2 घंटे, और आपने 1 महीना पढ़ा? सर मैं पीएल में 8 ही घंटे पढ़ती थी। अच्छा अच्छा, पीएल में केवल 8 घंटे पढ़ते थे? यस सर, 4 सब्जेक्ट पर डे, 2 आवर्स पर सब्जेक्ट। ओके, तो मतलब ये भी हो गया कि अगर आपने लॉ को क्लास के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ा है, यस सर। आपको बहुत अच्छे से याद नहीं भी है, तो भी अगर आप एक बार भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो निकल जाता है। यस सर, श्योर सर। और इसके पीछे मेरे को एक और वजह लगती है, क्या होता है कई बार स्टूडेंट को ही लगता है कि पीएल में रिवीजन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जब मैं असेस करता हूँ तो लगभग जब पीएल में जाने के पहले 4 से 5 बार लॉ बच्चा एक्सेल में ही रिवाइज कर लेता है। 2 बार टीचर हम लोग याद करवाते हैं, उसके बाद आप लोग को बोलते हैं घर में जाके पढ़ो, फिर अगले दिन फिर ओरल टेस्ट होता है, उस दिन भी तैयारी होती है आपकी, फिर वीकली टेस्ट के बहाने तैयारी होती है। मतलब पीएल में जाने के पहले 5 बार रिवीजन तो ऑलरेडी हो चुका रहता है। सर वो एक बार की ही नीड होती है, बाद एक बार की ही but नीड वो होती है। अच्छे फोकस से होना चाहिए। हाँ, ओके। यस सर। अच्छा बेटा ये बताओ, जैसे जो पेपर होता है वो मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसमें सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े थे, सारे टॉपिक्स आपने पढ़े थे, या कुछ टॉपिक छोड़ दिया था, सेलेक्टिव किए थे, कैसे नहीं किए सर, थे आपने? मैंने 100% कोर्स पढ़ा था, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं था सर। जिसमें जैसे कॉन्फिडेंस नहीं भी था कि मेरा थोड़ा डाउट है, मुझे इसमें कंक्लूजन नहीं बन पा रहे, जैसे लॉ में हमें कंक्लूजन लिखना होता है, जिसमें कंक्लूजन सपोज मेरा नहीं बन पा रहा है, तो भी मैं उसको 2-3 बार रीड करके चली गई थी। ओके, मतलब एक चीज़ पक्की है, आप कोई बहुत अच्छे से कीजिए, एकदम छोड़ना नहीं है आपको, भले आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही उसको रीड आउट कर लीजिए, तो कुछ तो दिमाग में रहेगा, कुछ तो चीज़ें उसकी भी इजी रहती है। Yes. तो एकदम लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ के जाना चाहिए। यस सर। अच्छा बेटा ये बताओ, जो अपने बुक में क्या होता है, कोई सेक्शन है उसके नीचे क्वेश्चन आंसर रहते हैं, यस सर। तो वो क्वेश्चन आंसर के ऊपर क्या आपका क्या स्ट्रेटेजी था? मतलब आप उसको पढ़ते थे क्या, उसको कैसे क्या किया सर आपने उसको? मैंने वो सारे क्वेश्चंस एक्सेल में पढ़ते वक्त ही पढ़ लिया था, और एग्ज़ाम्स के वक्त मैंने वो जो सिर्फ बोल्ड क्वेश्चंस थे उसको एक बार पीएल के वक्त ही देखा था। एग्ज़ाम से Okay. 1.5 डे में मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ लॉ पढ़ा था। केवल लॉ पढ़ा था? यस सर। ओके। अच्छा, अभी जो एग्ज़ाम है उसमें 30% एमसीक्यू है Yes, sir. और 70% सब्जेक्टिव है, और एग्ज़ाम में 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है। यस सर।
तो मेरे को दो चीज़ बताइए, एक तो 15 मिनट रीडिंग टाइम में क्या करना चाहिए पहला, और दूसरा एमसीक्यूज कब बनाना चाहिए? ओके सर, वो जो 15 मिनट्स होता है उसमें हमें ये पहले तैयार कर लेना चाहिए कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले अपीयर करना है और मतलब किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस अपीयर करने हैं, जिससे जो सबसे अच्छे से आता है उसको सबसे मतलब जिसमें हम प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो अगर सबसे पहले आपका फुल्ली प्रेजेंटेड आंसर देखेगा तो वो आगे के क्वेश्चंस में अगर वो थोड़ा इनकम्प्लीट है तो भी मार्क्स दे देता है। तो सर मैंने पहले तो वही अपीयर किया था जो मुझे बहुत अच्छे से आता है और मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हूँ। मैंने उसमें बहुत टाइम लेके उसको बहुत अच्छे से लिखा था और फिर एंडिंग में मैंने थोड़ा मतलब एकदम प्रॉपरली नहीं लिखा था, बट ऐसा भी है कि मुझे आता था, मैंने थोड़ा ढंग से प्रेजेंट नहीं किया है। तो फिर पहले प्रेजेंटेशन सबसे पहले हमें सीक्वेंस वो 15 मिनट्स में तैयार कर लेने, और अगर टाइम बचता है, मेरे पास टाइम नहीं बचा था, अगर बचता है तो फिर हमें एमसीक्यूज़ की तरफ जाना चाहिए। और एमसीक्यूज़ में भी एमसीक्यूज़ हम एक्सेल में जो बुक मिलती है मैंने उसी को सिर्फ अच्छा, कोई पढ़ा अलग था। से कुछ करने की आवश्यकता नो नहीं है? सर। और क्योंकि फिर अल्टीमेटली एमसीक्यू तो बनेगा तो सेक्शन मतलब जो आपने लॉ हाँ पढ़ा जी उसी के सर, बेस पे वो बनेगा। लॉ के बेस पे ही होता है और वो जो बुक थी उसमें भी ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर के हमारे 10 to 15 क्वेश्चंस थे, तो वो इनफ होते हैं। एग्ज़ाम्स में कुछ भी उससे बाहर से नहीं आया था। ओके, और एमसीक्यू कब आपने बनाया उसको? सर मैंने एमसीक्यू एग्ज़ाम मतलब सब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले बना पहले, लिया ओके। था। हाँ जी वैसे सर। मेरे को भी ये बहुत अच्छा लगता है कि सबसे पहले आपका 30 मार्क का जो एमसीक्यू वो सबसे पहले बना लो। और कितने देर में बना आपका 30 मार्क का सर एमसीक्यू? 15 to 20 मिनट्स में हो गया था। केवल 15 टू 20 मिनट्स में हो जाता हाँ है। जी सर। ओके। अच्छा, जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े, हाँ जी तो सर। उसके लिए कोई अलग से एफर्ट करना पड़ता है? कैसे उसको हैंडल किया, कैसे बनाया? सर उसमें जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पैसेज बिना पढ़े ही हो जाते हैं, वो सिर्फ वो नॉर्मल लॉ के क्वेश्चंस रहते हैं, बस वो केस स्टडी के बेस पे बन जाते हैं। तो वो सब मैंने पहले एक बार ब्लैंक रीडिंग ले लिया था कि ऐसा ऐसा है, जो जो बनती गया मैंने कर लिया, केस स्टडी छोड़ दी थी और फिर एंडिंग में जब टाइम बचा तो मैंने उसको कर लिया था। ओके। अच्छा बेटा, ये बताओ, जैसे जब हम पढ़ाई करते हैं तो कई बार डिमोटिवेशन भी आता होगा, जैसे वीकली टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, या कोई ऐसा भी क्लास में बैठे हैं किसी ने बहुत अच्छे आंसर दिया, तो हाँ जी सर। और अप्स एंड डाउन चलते रहता है क्योंकि बड़ी लंबी जर्नी है, 8 यस महीने की सर। जर्नी है। तो वहाँ पे जब डाउन होते हैं तो उसको कैसे संभालना चाहिए अपने आप को? सर सबसे पहले हमारे पास पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, हमें हर चीज़ पेरेंट्स या टीचर्स से कंसल्ट करते रहना चाहिए। और दूसरा हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए सर, मतलब फ्रेंड्स अच्छा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी जर्नी में। अगर वो अच्छे नहीं है, मतलब वो आपको गलत चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। और अगर वो पढ़ाई कर रहे, वो आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, कम आने पे भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। अच्छा, मतलब गुड फ्रेंड्स की कंपनी बहुत हाँ जी इंपॉर्टेंट है। सर, फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत लंबा टाइम है, हम अकेले नहीं रह सकते इस अच्छा, जर्नी मान में। लो क्या होता है जब आप नए नए आते हो, हाँ जी तब सर। तो फ्रेंड कोई भी बन जाता है, उस समय पता नहीं रहता। हाँ जी सर। तो बाद में आपको लगा रे तो थोड़ा सा मेरा मतलब स्टडी से मैं डाइवर्ट हो रही हूँ, तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ कि आपको ऐसा लगा हो फिर आपने कुछ एक्शन लिया हो? हाँ जी सर, मेरे साथ ऐसा हुआ था। मुझे जुलाई मंथ में लगा कि मैं पढ़ाई में फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं एकदम अकेले रहती थी। एकदम अकेले बैठ के मैं सिर्फ पढ़ाई पे फ़ोकस करती क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुकी थी। तो सर वो जब समझ में आ जाए तब वहाँ से हट जाना चाहिए। ओके, उसके बाद में फिर आपने दोस्त बदले होंगे कुछ, हाँ जी सर। उनका सपोर्ट मिला आपको फिर? हाँ जी सर, बाद में जो मेरे फ्रेंड्स बने वो काफ़ी अच्छे थे, वो मुझे पीएल पर बहुत सपोर्ट किए थे। मतलब कुल मिला के अनीशा की बात से लग रहा है कि यू टर्न भी ले लेना चाहिए कभी। हाँ ऐसा नहीं कि दोस्ती हो गई तो बस निभा ही रहे, है ना? जहाँ पे पॉजिटिव फ्रेंडशिप है, इट्स ओके। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका गोल अलग है, उसका गोल अलग है, तो आप अपने गोल की तरफ बढ़िए। उसका हो सकता है गोल वैसा नहीं होगा, उतनी सिंसियरिटी नहीं होगी। ओके। अच्छा, एग्जाम में जो पेपर का प्रेजेंटेशन होता है वो कई लोग को डाउट होता है कि कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, तो आपने कैसा प्रेजेंट किया? सर मैंने सबसे पहले हेडिंग लिखी थी, फिर मैंने उसमें लॉ लिखा था। अगर मुझे एग्जैक्ट लॉ भी याद नहीं तो मैंने खुद की लैंग्वेज में बस उसका लॉ में आंसर होना क्या चाहिए वो लिखा था। फिर उसके बाद मैंने एक इवैल्यूएशन, एक जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को लिखा था, मतलब उसी को क्वेश्चन के थोड़ा जो सा। फैक्ट वगैरह हो गए? हाँ जी सर, वो फैक्ट को थोड़ा समराइज़ करके लिखा था और फिर कंक्लूजन लिखा था। ओके। अच्छा, एक डाउट मेरे पास कई बार क्लास में आता है कि
सर जैसे 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो लेंथ कितना बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा कुछ है क्या लेंथ, एक कुछ सर अंदाज? अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा है तो लेंथ पे मैटर नहीं करता सर। मेरे कई 5 मार्क के क्वेश्चन थे जो 1 पेज में हो गए और कई 4 मार्क के क्वेश्चन थे जो 3 पेजेस तक एक्सटेंड हो गए। अच्छा 3 पेजेस तक? हाँ जी सर। अच्छा, और 5 मार्क के क्वेश्चन एक पेज? पेज में सर। अच्छा। मतलब वो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम उसको एक पेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाते, कभी कभी कर लेते हैं बट पेजेस का रोल नहीं होता है। पेजेस मेरे का रोल नहीं according, होता? नो सर। मतलब इंस्टीट्यूट कुछ क्वेश्चन कम मार्क के ज़्यादा लिखने का हाँ बोलती जी है, कभी सर। ज़्यादा कभी कम में हो सकता है, कुछ भी हो हाँ जी सकता है? सर, वो केस स्टडी पे डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कैसा आ रहा है। ओके। अच्छा, आप बेटा उड़ीसा झारसुगुड़ा से हैं यस सर। और आप यहाँ पे रायपुर में आए तो हॉस्टल में आपने रुके हाँ होंगे जी आप। सर। तो हॉस्टल में एक बाहर बहुत सारे बच्चे बाहर से आते हैं, हाँ जी तो सर। हॉस्टल की लाइफ में भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस और प्रॉब्लम तो होती होगी, हाँ जी तो सर। उसका थोड़ा बताइए कैसे मैनेजमेंट किया आपने? सर मतलब मैं यहाँ पे 7 to 8 क्लासेस होती थी, हम 9 बजे पहुँचते थे। उसके बाद मैं 9 से 10 अपने काम करती थी हॉस्टल में, जैसे खाना खाना है, कभी कपड़े धोने हैं, वो सब काम सारे हो जाते थे। फिर मैं 10 या फिर 10:30 से पढ़ने बैठती थी 12 बजे तक, और फिर मॉर्निंग में 4 से लेकर 6 बजे तक। तो हॉस्टल में मतलब क्या, जैसे कोई रूम पार्टनर है वो ठीक मिला ठीक नहीं मिला वो तो अपने हाथ में नहीं है? तो सर अगर आपको पता चल चुका है ऑलरेडी कि रूममेट्स अच्छे नहीं है, क्योंकि हॉस्टल वाले जो पहले से रह रहे वो लोग बता देते हैं, तो अगर आपको पहले से पता चल गया तो आपको इंस्टेंटली रूम चेंज कर देना चाहिए। और कंपनी मैटर्स अ लॉट, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे रूममेट्स हो। ओके। कंपनी मैटर्स अ लॉट, क्योंकि 8 महीने की जर्नी है, अगर आपको कोई परेशान करे, थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट करे, तो वो पढ़ाई से फोकस हट जाता है। तो इसीलिए वो होना बहुत ज़रूरी है। आपको रूममेट्स चेंज कर देने चाहिए या फिर कोप अप करना पड़ेगा अगर आप कर पा रहे तो। मतलब देखिए, कुल मिला के ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में बहुत कुछ चीज़ें होती है ना, मतलब लेकिन हम लोग कई बार डिसीजन ले नहीं पाते। तो जब डिसीजन नहीं ले पाते तो कहीं ना कहीं आपको कुछ हेल्प लेना चाहिए किसी न किसी की, कि भाई ये हाँ मेरे को जी प्रॉब्लम है, तब आपको कोई सॉल्यूशन दे सकता है। यस सर। सर मैंने कंटिन्यूसली मैं हर दिन मम्मी से बात करती थी, मेरी कोई भी इशू होती थी मैं मम्मी को बताती थी और वो सॉर्ट आउट कर देती थी मम्मी अच्छा अच्छा हमेशा। अच्छा, गुड। अच्छा बेटा, हॉस्टल का मैटर हो गया, और इसके अलावा जैसे सबसे बड़ा जो आजकल का डिस्ट्रैक्शन रहता है वो हाँ रहता है जी कहीं ना सर। कहीं मोबाइल रहता है बेटा, यस सर। है ना? तो मोबाइल मैनेजमेंट आपका कैसा था और आप क्या सलाह दोगे, मतलब मोबाइल के, क्योंकि आपका पहले आप बताइए अपना, आपका कैसा रहा मोबाइल सर मैनेजमेंट? मुझे मोबाइल की एडिक्शन कभी भी नहीं थी। मैं मतलब पढ़ाई कर रही हूँ तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान जाएगा, फ़ोन चला रही हूँ तो फ़ोन पे ध्यान जाएगा, ऐसा था। मुझे कभी भी फ़ोन की एडिक्शन थी ही नहीं। और अगर अभी किसी को एडिक्शन है और बोथ ग्रुप सेलेक्ट किया है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उनको फ़ोन की एडिक्शन कम करनी पड़ेगी, वरना फ़ोन की एडिक्शन के साथ बोथ ग्रुप क्लियर करना बहुत बड़ा टास्क है। जैसे मैं देखता हूँ, अब कई बार ऐसा होता है कि बोध रूप कर रहे हैं दो लोग, एक के पास समय है वो अपना टाइम निकाल लेता है, दूसरे को लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, हाँ जी सर। तो हो सकता है कि उसका भी समय कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन में में जा रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा होगा। हाँ जी सर। सर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, हम फ़ोन लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सपोज़ पीडीएफ है उससे पढ़ाई करनी है, वो पीडीएफ से पढ़ते पढ़ते माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम किसी और चीज़ में चले जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के लिए फ़ोन ले रहे तो पढ़ाई ही करनी होती है। ओके। मतलब एक्चुअल में ऐसा लगता है कि पीएल के समय तो बिल्कुल मोबाइल को आपको एकदम हैंड ओवर कर देना चाहिए, हाँ कि जी सर। आप घर वालों को दे दो, आप हॉस्टल में पढ़ रहे तो डोर में लॉक एंड की में रखो, यस सर। और एक फिक्स टाइम करके आप उसको निकालिए, तभी कुछ हो सकता है। मतलब यस सर। अल्टीमेटली आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो वही मैटर करता है। यस सर। टीचर तो ठीक है, हम लोग का काम है गाइडेंस देना, हम गाइडलाइन देते हैं, हम क्लास में टिप्स देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हार्ड वर्क वाला जो काम है स्टूडेंट का वो करना बहुत ज़रूरी है। यस सर। हार्ड वर्क के साथ टीचर्स पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको टीचर्स पे भरोसा नहीं होता। वो मतलब 100 ऑफ थिंग्स ट्राई करते हैं, वो मतलब कभी इनसे अच्छा, कभी पढ़ते इनसे हैं, पूछ रहे हैं, कभी उनसे उनसे पूछ रहे हैं। पढ़ते हैं, कभी यूट्यूब से कोई टॉपिक समझ रहे हैं, मतलब अलग अलग लोगों से रेफ़र करते हैं। तो सर वो नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ ज्वाइन की है तो उस पर फोकस करना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, ट्रस्ट होना चाहिए वहाँ हाँ पे। जी सर, कि हो जाएगा। एक चीज़ और देखता हूँ मैं, जैसे जब पीएल लगता है ना, तो मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आपको 80% आ रहा है, 20% उस सब्जेक्ट का नहीं आ रहा है किसी वजह से, और फिर जब पीएल लगता है तो फिर बहुत सारे मैराथन और बहुत सारे टीचर का डलता है, तो क्या होना चाहिए? मतलब वो सब पढ़ते रहना चाहिए, सारे मैराथन देखते रहना चाहिए, नो कि सर। जो अपन ने किया उसी को पॉलिश करना चाहिए? सर जो हमने पढ़ा है उसी को पॉलिश करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अभी
एकदम इंस्टेंटली पीएल में हमारे पास सिर्फ 2 मंथ्स होते हैं। मैं अगर किसी न्यू टीचर का देख रही हूँ, उन्होंने कुछ बता दिया जो मुझे नहीं आता है, तो फिर उस चीज़ से मेरा माइंड डाइवर्ट होगा कि मुझे कोई चीज़ नहीं आती है, अगर वो एग्ज़ाम में आ गई तो मैं क्या करूँगी। तो वो होने से अच्छा है कि आपको जो आता है आप उसको अच्छे से पढ़ो, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम अपीयर करने जाओ, सब अच्छा ही होता है। ओके। अच्छा अनीशा, ये बात बताओ, जैसे मतलब आपके साथ बात अभी जो करो ना, तो एकदम आप ऐसा लगता है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, ऐसा माइंड एकदम पीस ऑफ माइंड है। यस तो ऐसा कैसे मेंटेन करके रखते हो? सर, मेरा बिहेवियर स्टार्टिंग से ही ऐसे है। अच्छा, मैं मतलब ऐसा कुछ अलग से नहीं करती अलग से हूँ। कुछ नहीं करते? नहीं कोई सर। ऐसा योगा, ध्यान, मेडिटेशन ये सब नो कुछ करते हो? सर। नहीं, वो ऐसा ही है। हाँ जी सर। चलो बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ आपको लग रहा है कि कोई स्पेशल टिप्स जो अभी जो व्यूअर्स हैं उनको मिलनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं? काफ़ी कुछ आपने टिप्स तो दे दिया है। हाँ जी सर मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई मतलब मेरे जैसे लॉ में अच्छे मार्क्स आए थे, तो मुझसे बहुत से जूनियर्स पूछते हैं कि आपके कैसे अच्छे मार्क्स आए थे। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि लॉ को आप कंसाइज करो, अपने नोट्स बनाओ। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अगर आपके पास आपके खुद के नोट्स है, क्योंकि अगर आपने एक वर्ड भी लिखा है तो वो आपको समझ में आएगा कि आपने यहाँ पे क्यों लिखा है वो चीज़। वो आप पीएल में एकदम मैराथन देखने से अच्छा है आप खुद के नोट्स पढ़ो, आप ज़्यादा जल्दी उसको कंसाइज करके अच्छे से कर पाओगे। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और पीएल में आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए एकदम भी। पीएल में मतलब फोकस रहना है कि आपको करना क्या है। और मटेरियल एक्सेल के अलावा और कुछ रेफर करने की ज़रूरत होती है कि नो सर, सफिशिएंट है? एक्सेल का मटेरियल इनफ है। इनफ है, ओके। तो अनीशा ने मेरे ख्याल से सारी चीज़ें बता दी है। बस इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि नॉलेज तो बहुत जगह है। अब आज के इंटरव्यू में आपको जो भी अच्छी बातें मिली होगी उसको आप नोट डाउन कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए, तो अगले बार 70+ आराम से आपका भी स्कोर हो सकता है। थैंक यू।